सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 100 में। एक बार मैं फिर आपके बीच जो है मैं आज जो क्लास लेने आया हूँ वो कुछ बताने आया हूँ कि किस प्रकार से हम अध्ययन करें। हमने आपके सामने जो पिछला वीडियो रखा कि कम समय में तैयारी किस प्रकार से करें, एक रणनीति बनाकर तैयारी करें और उस रणनीति के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो आपके जो बीच में जो टाइम मिले हैं उनको आपको पूरी तरह से उस बीच में आप पूरी तरह से आप सभी सिलेबस का अध्ययन कर सकते हैं। एक बात और बता दूं कि आपका टाइम टेबल आ चुका है और यह टाइम टेबल जो आपका है वो 22 फरवरी से सभी हाई स्कूल और इंटर के जो छात्र हैं एवं छात्राएं हैं उनका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और उसमें जो आपका है 9 मार्च तक सभी पेपर चलेंगे। तो आप पूरी तैयारी के लिए पूरा एक जो निश्चित आपके पास समय बचा हुआ है उसमें पूरी तैयारी के लिए आप स्टडी 100 और प्रदीप क्लासेस से जुड़ सकते हैं और इससे जुड़ करके आप बहुत सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस समय अब छात्र के मन में एक सवाल हमेशा उठता रहेगा या उठेगा इस समय कि क्या पढ़ूं मैं। जब भी वो किताब को उठाता होगा, बुक को उठाता होगा, अपने पास रखता होगा, तुरंत उसका जो है मन या उसका दिमाग इस तरह से विचलित होता होगा कि क्या पढ़ूं मैं। तो कितना पढ़ूं, क्या पढ़ूं, ये प्रश्न जो है हमारे दिमाग में उठेगा और उसका सलूशन करने के लिए मैं आपके बीच हाजिर हूं और मैं आज बताने जा रहा हूं कि फिजिक्स में कितना पढ़ें। फिजिक्स आपका जो क्लास 12 का है वह 1 चैप्टर से लेकर 28 चैप्टर तक के आपके सभी प्रश्न जो आने वाले हैं उसमें क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, जिससे आपका सब कुछ इतने टाइम में, इतने समय में पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाए। तो मैं आपके बीच आज का जो क्लास है फिजिक्स को लेकर के सामने रखा हूं कि फिजिक्स में हम कितना पढ़ें। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। साथ ही साथ आपको बताने का एक उत्सुकता ये है कि आपको 10 दिसंबर से ऑफलाइन और 11 दिसंबर से ऑनलाइन यानी इस स्टडी 100 पर आपको जो है क्लास 12 की टेस्ट सीरीज़ का जो है सभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें जो भी यहाँ टेस्ट सीरीज होने वाला है उस सभी पेपर को आपके सामने रखा जाएगा और उस पेपर को बारीकियों से जो है हल किया जाएगा, जिससे आप जुड़ करके बहुत सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लोगों को जोड़ें और जोड़ने का प्रयास करें। साथ ही साथ हमारे जो YouTube चैनल प्रदीप क्लासेस है उसे जा करके आप पूरा क्लास अध्ययन कर सकते हैं। आप वहाँ पे सभी वीडियो आपको अपलोड किए जा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो या बायो हो, सब कुछ मिलेगा। आप वहाँ जा करके सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ जुड़ें। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं आज कितना पढ़ें, क्या पढ़ें कि इतने टाइम में फिजिक्स पूरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आइए प्रदीप क्लासेस स्टडी 100 के बीच में आपके सामने यहाँ पर एक देखिए थंबनेल लगा हुआ है फिजिक्स में। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए फिजिक्स में मात्र इतना ही पढ़ना है। इतना ही मतलब क्या, बहुत कम पढ़ना है। क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट की जो पहचान होती है वो पढ़ने से पहले सिलेबस को देखता है, लेकिन अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम सिलेबस को देखें। इसलिए वक्त को देखते हुए, समय को देखते हुए हम एक निश्चित रणनीति बनाएं और उस रणनीति के अकॉर्डिंग क्या है पढ़ना प्रारंभ करें। ठीक है, आइए देखते हैं, बताते हैं किस प्रकार से हम इसको अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कम समय में ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप 95% प्लस फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हो, बायो में हो या मैथ में हो, सब कुछ आप ला सकते हैं। मैं हूं आपके साथ और आपको हर जगह क्या है, हर पथ पर क्या है, कहीं भी समस्या होगी तो उसके लिए क्या है बताने के लिए प्रयास हूं कि समस्याएं कहां पर होती हैं। तो देखिए जरा, फिजिक्स की बात हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स में आते हैं और फिजिक्स में चर्चा कर लेते हैं कि फिजिक्स में क्या पढ़ें। आपका फिजिक्स यानी क्या भौतिक विज्ञान की बात करें हम क्लास 12 की भौतिक विज्ञान की, और भौतिक विज्ञान जो आपका है वो कब है,
भौतिक विज्ञान कब है आप बताइए जरा। आपका टाइम टेबल आ चुका है और टाइम टेबल में आप देखते हैं 22 फरवरी, 22 जो फरवरी है, इस 22 फरवरी को आपको पहला पेपर क्या है, सामान्य हिंदी है। क्या है, सामान्य हिंदी है, इस चीज को याद रखिएगा, सामान्य हिंदी है। 22 फरवरी के बाद जो आपका है 29 फरवरी को है, 29 फरवरी, और 29 फरवरी को जो आपका आ रहा है वह है आपकी अंग्रेजी होगी। ठीक है, सामान्य हिंदी के बाद अंग्रेजी नहीं है, जीव विज्ञान है और क्या है, गणित है। जीव विज्ञान होगा और क्या होगा, साथ में ही इसके आबलिक करके क्या है, गणित भी आपके सामने रखा गया है। साथ ही साथ 2 मार्च को क्या है बताइए, 2 मार्च को क्या है, 2 मार्च को आपका भौतिक विज्ञान है, याद रखिएगा। क्या है, भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है। ठीक है, 2 मार्च को क्या है, भौतिक विज्ञान हो गया। और 2 मार्च के बाद जो आपका है वह होगा 5 नहीं है, 22 है, 29 है। देखिए यहाँ 2 मार्च को भौतिक नहीं है, 2 मार्च को क्या है, अंग्रेजी है। 2 मार्च को क्या है, अंग्रेजी है। 2 मार्च को क्या है, अंग्रेजी हो गई। और फिर आपका 2 मार्च के बाद जो है 4 मार्च को क्या है बताइए, 4 मार्च को भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ, भौतिक विज्ञान है। और फिर आपका 7 मार्च है, 7 मार्च को मिलेगा आपको क्या, रसायन विज्ञान है। 7 मार्च को क्या बताइए, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान है। 7 मार्च को क्या है, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान है। तो ये जो आपका है एक जो कार्यक्रम यूपी बोर्ड द्वारा जो है घोषित किया गया है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो 22 से आपका स्टार्ट हो रहा है और 7 मार्च को आपका पेपर खत्म हो जाए, लेकिन कंप्लीट जो आपका टाइम टेबल है वो 9 मार्च तक का है। तो इस 22 मार्च को से 7 मार्च के बीच की जो एक हमारी श्रृंखला है, जो पढ़ने का एक क्रम है कि किस प्रकार से हम 22 मार्च से अगर वो चीज़ स्टार्ट करें तो 7 मार्च के बीच में हमको केवल और केवल मात्र थोड़ा सा देखना रहे, और इस तरह से नहीं कि हमको पूरी तरह पढ़ाई करना हो, नए तरीके से, बिल्कुल नहीं। केवल आपको मात्र देखना रहे, बोर्ड पेपर है, बस देख करके जाना है कि मुझे तैयारी हो चुकी है मेरी, इतना मैं सब कुछ देने वाला हूं आपको। ठीक है, तो बात कर रहा हूं कि मैं भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ें। ठीक है, आपको टाइम टेबल नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पेपर होंगे वो 2 से क्या होंगे, 5 होंगे, 2 से 5 15 तक चलते हैं। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया गया है बोर्ड पेपर के, मतलब यूपी बोर्ड द्वारा, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो 15 मिनट दिया गया वो क्या है, पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। और 2 से 5 देखा जाए जो होता है, ये 3 घंटे का वक्त होता है। वैसे देखा जाए कंप्लीट आपका जिस छात्र का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिस छात्र का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको पेपर को सॉल्व करने में ओनली कितना टाइम लगेगा, केवल और केवल 2 घंटे। 2 घंटे से ज़्यादा पेपर नहीं होता है, लेकिन एक्स्ट्रा 1 घंटे एक्स्ट्रा दिया जाता है। एक्स्ट्रा 1 घंटे नकल करने के लिए नहीं, एक्स्ट्रा 1 घंटे क्या है, अगर मान लीजिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, थिंक करने के लिए, सोचने के लिए ये होता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठने के बाद एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे दिमाग पर पहुंच जाता है। ठीक है, जिसके कारण हम जो है अच्छी चीज़ों, जो चीज़ मुझे याद भी रहती है, वो भी क्या होती हैं, गलतियां हो जाती हैं मुझसे। तो उसको गलती नहीं करना है और आना है, इसे जुड़ना। देखिए जरा ध्यान सुनिएगा क्या बताने जा रहा हूं मैं, इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, इनको आप, इसको मैं हटा रहा हूं और इसको आप जो है अपनी कॉपी में या उसमें किसी जगह पे नोट कर लीजिए। ठीक है, आते हैं हम लोग बात करते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट आप समझिएगा बात को, पहला पार्ट आपका है, पहले पार्ट को हम बांट लेते हैं, दूसरा पार्ट भी आप देख सकते हैं। दूसरा पार्ट आपका कंप्लीटली 18 चैप्टर का है, लेकिन इसमें जो आपका कैंसिल हुआ है उसमें अंक इलेक्ट्रॉन के कट गया है और कुछ भी पार्ट बीच में से भी काटे गए हैं सीईआरटी द्वारा। तो आपको करना क्या है, पहला आपको देखना है कि जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट को हम चैप्टर वाइज डिवाइड कर लेते हैं और चैप्टर वाइज में क्या पढ़ना है पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले पार्ट में कुल मिला के 12 आपके क्या है, लेसन है। 12 लेसन है आपके हैं, कंप्लीटली कितना, 12 लेसन आपके दिखाई देंगे। और सेकंड पार्ट में आपको ओनली कितने पढ़ने हैं, 12 पढ़ने हैं। उसमें सेकंड पार्ट में मुश्किल से आपके 16 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, 16 पढ़ने हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो कुल
क्या है, पहला चैप्टर आपको विद्युत आवेश है। क्या बताइए, विद्युत आवेश है। और विद्युत आवेश को अगर देखा जाए तो इसमें आपका आता है कूलाम तथा कूलाम का नियम है। क्या है बताइए, कूलाम का नियम है और इसमें कूलाम का नियम है। इसमें पढ़ना क्या आपको है, याद रखिएगा, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस केवल इतना पढ़ना है, आपको ध्यान देना है कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र आपको पढ़ लेना है, वैद्युत क्षेत्र पढ़ लेना। और इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आपको अध्ययन करना है किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी, या लिख सकते हैं बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र आपको पढ़ लेना है। इसका डेरिवेशन है, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसी में आपको आएगा अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति मतलब क्या, एक होता है वैद्युत द्विध्रुव। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति का क्या है, आपको व्यंजक प्राप्त करना है। दूसरा आपको है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय मतलब क्या है, निरक्षीय स्थिति यानी आपको बताया गया, आप जाके प्रदीप क्लासेस चैनल देखिएगा, वहाँ पर आपको अच्छे निरक्षीय पूरा पढ़ाया गया। निरक्षीय स्थिति में क्या पढ़ना है, निरक्षीय स्थिति किसी बिंदु आवेश का निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इन्हीं दोनों को पढ़ना है और ये 100% आपके पेपर में क्या आने वाले हैं। साथ ही साथ इससे आप जो आपका आंकिक प्रश्न है इसको देखना है। क्या देखना है, आंकिक प्रश्न ही केवल देखना है, ये याद रखिएगा। इतना ही आपको पढ़ना है पहले चैप्टर से। बकिया आपके जो हमने बताया था कि आपको 80 और 20% में क्या करना है, अपने पेपर को डिवाइड कर लेना है। यानी 80% कर सकते हैं या 70-30 का रेशियो ले सकते हैं या 80-20 का रेशियो ले सकते हैं और ले करके उसको आप डिवाइड कीजिए। पुराने क्वेश्चन जो आपके पेपर में बार बार रिपीट किए गए हैं उस पर अपनी कमांड बनाइए, आप उस पर अपनी कमांड बनाइए। उस पर कमांड बनाने के लिए हम हैं। और साथ साथ जो आपके 20% या 30% नए क्वेश्चन आपके आने वाले हैं उसको इसके लिए मैं आपको अपने पेपर को जब सॉल्व कराऊंगा तो वहां पर आपको 20 से 30% जो भी आपके नए क्वेश्चन हैं उनको मैं वहां पर सॉल्व दूंगा, ठीक है। तो आप पहले से पेपर में इतना पढ़ेंगे। दूसरा आपका क्या बताइए, गॉस का प्रमेय। दूसरा बताइए क्या, गॉस का प्रमेय। और गॉस के प्रमेय की बात करें हम तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, वैद्युत फ्लक्स। क्या होता बताइए, वैद्युत फ्लक्स आप देख लीजिएगा। वैद्युत फ्लक्स में क्या देखेंगे, वैद्युत फ्लक्स में आपको देखना है बीमा देखनी है, इसका मात्रक देखना है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा देखनी है और फिर क्या है इसमें जो है इसका मात्रक आप याद रखिएगा। उसके बाद में गॉस का नियम, गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय पढ़ना है। और इनके प्रमेय में देखा जाए गॉस के प्रमेय और इनका सत्यापन क्या होता बताइए, इनका सत्यापन। सत्यापन किस प्रकार से हुआ है, सत्यापन किस प्रकार से हुआ, आपको सब कुछ मैराथन क्लास के माध्यम से या फिर प्रदीप क्लासेस में जाएंगे, वहां चैनल में जाएंगे, वहां प्लेलिस्ट में जाएंगे, सब कुछ आपको बोर्ड स्पेशल बैच चला हुआ है, उसी बोर्ड स्पेशल बैच में ही आपको मिल जाएगा गॉस का प्रमेय मिल जाएगा। या फिजिक्स उसका एक प्लेलिस्ट में वो प्लेलिस्ट में बना हुआ फिजिक्स नाम से, वहां पर भी आप जाकर के इसको देख सकते हैं। गॉस का प्रमेय और इसका सत्यापन आपको मिलेगा। इस सत्यापन के साथ साथ इस सत्यापन के साथ कि इनका अनुप्रयोग, इनके अनुप्रयोग 4 हैं। इन 4 अनुप्रयोग में केवल आपको केवल क्या करना है, एक चीज याद रखिएगा, इनके 4 अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग आपका है किसी अनंत लंबाई किसी तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद रखिएगा गॉस के अनुप्रयोग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही पूछी गई है। तो किसी अनंत लंबाई के तार है उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उसमें दूसरा हो जाएगा किसी अनंत आवेशित अचालक चादर तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा उनका है किसी चालक चादर तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और लास्ट में है किसी गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो याद रखिएगा इन चारों को ही आप इसमें तैयार रखें, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसमें कुछ कॉमन फैक्ट दिए गए हैं। किसी अनंत लंबाई के और अनंत आवेशित अचालक चादर जो है उसके निकट, और एक जो है गोलीय कोष। गोलीय कोष इस बार 100% श्योर है, एग्जाम में आ रहा है, इसलिए आप उसको तैयारी करें और वहां पर जा करके उसको क्या करें, सॉल्व करें, ठीक है। तो सत्यापन गॉस का प्रमेय था, इनके प्रयोग को आपको पढ़ना है और साथ साथ कुछ इसमें पॉइंट न्यूमेरिकल देख लेना है। बस इतना ही आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, इतना आप नोट कर लें। फिर आगे हम बढ़ें और आगे हमारा जो तीसरा चैप्टर आता है वो तीसरा चैप्टर का नाम बताइए क्या है। तीसरे चैप्टर का नाम देखें तो वो उसका होता है, उसे बोलते हैं वैद्युत विभव। क्या बोलते हैं बताइए, वैद्युत विभव।
और वैद्युत विभव में कुछ नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा, इसमें बहुत कुछ नहीं इसमें है। इसमें आपको पढ़ना केवल है कि विभवांतर क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ठीक है, विभवांतर छोटे क्वेश्चन में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसके बाद में क्या देखेंगे, इसके बाद में आपको देखना है इसमें भी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, याद रखिएगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, विभव मतलब क्या है, यहां पर देखा जाए V इक्वल था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई कितना था, R था, और ये बोल्ट, ये चीज जो है सॉल्व करवाया गया है, आप जाकर देखेंगे तो वहां पर इस चीज को सॉल्व, इसको देखना है। और यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण भी अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति, और किसी बिंदु, एक एक्स्ट्रा बढ़ेगा इसमें, क्या होगा बताइए, एक होगा अच्छी स्थिति देख लीजिएगा, दूसरा होगा निरक्षीय स्थिति देख लीजिएगा, निरक्षीय स्थिति, ठीक है, और तीसरा आपका जो हो जाएगा किसी बिंदु पर, ठीक है, यहां पर। तो एक बात याद रखिए कि एक अच्छी स्थिति पहले चैप्टर में है, निरक्षीय स्थिति पहले चैप्टर में है, उससे जस्ट यहां पर क्या अलग है, इनको आपको समझना है। तो बिल्कुल आप मेरा चैनल आप जाके देखेंगे तो वहां पे सब कुछ मिल जाएगा, इतना आपको पढ़ना है और इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा आपको देख लेना है। समविभव पृष्ठ आप देख लीजिएगा, समविभव पृष्ठ देख लीजिएगा, और एक पॉइंट और देखिएगा, विभव प्रवणता, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या है संबंध, क्या देखेंगे, विभव प्रवणता देख लीजिएगा, प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, इतना आपको केवल देखना है। और इस तरह से देखा जाए तो आपका वैद्युत विभव क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो वैद्युत विभव में केवल इतना ही आपको पढ़ना है, कुछ पॉइंट, देखिए न्यूमेरिकल सब चैप्टर से नहीं आने वाले हैं, न्यूमेरिकल जो भी आने वाला है केवल मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले चैप्टर का देखिएगा, गॉस के प्रमेय का देखिए, यहां से न्यूमेरिकल मत देखिएगा, यहां से केवल और केवल आपको क्या करना है, यहां पर इस चीज को ध्यान देना है, इनके नियम को देखना है, किस प्रकार से इसका डेरिवेशन सॉल्व हुआ है, उनको देख लीजिए एक बार, और देखने के बाद फिर क्या है कंप्लीट। देखिए कुछ नहीं करना है, एक दिन बैठना है, एक चैप्टर समाप्त कर देना, एक दिन बैठना है, एक चैप्टर समाप्त कर देना। बहुत कुछ ज्यादा आपके पास टाइम तो नहीं बचा है, लेकिन एक रणनीति के अगर हिसाब से पढ़ेंगे तो आप सब कुछ आपको मिल जाएगा, वह सब कुछ चीजें प्राप्त हो जाएंगे जो आप जो है इन 45 दिनों में, या जो आपके सामने 50 दिन जो टाइम मिले हैं उसमें आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को, विभव को आप इसको नोट कर लीजिए, इतने पॉइंट को आपको पढ़ना है, साथ साथ कुछ थोड़ा पॉइंट न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल सेशन जल्दी चलने वाला है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। विभव के बाद अब आते हैं हम लोग, बात करते हैं संधारित्र को लेकर, चौथा चैप्टर, क्या बताइए, संधारित्र। पहला चैप्टर, चौथा चैप्टर क्या होता है, संधारित्र है। संधारित्र में दो ही आपका व्यंजक प्राप्त इंपॉर्टेंट है। पहला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की द्वैत की धारिता, इस चीज का ये 100% आप एग्जाम में आ रहा, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, धारिता, ये चीज आपको मिलेगा। दूसरा आपको मिल जाएगा क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब आंशिक रूप से प्लेटों बीच में क्या है, प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युतांक रखा हो, आंशिक रूप से क्या रखा हो, परावैद्युतांक रखा हो, वैद्युतांक रखा हो, ठीक है। इतना आप, ये डेरिवेशन आपका 2023 में आया है, डेरिवेशन आया है, तो इन दोनों को आप तैयार रखिएगा। साथ साथ जो है संधारित्र किन किन बातों पर निर्भर नहीं करती है, इसको आप देखिएगा, संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर नहीं करती है। उसके बाद में आपको यह याद रखना है कि किसी गोलीय विलगित चालक, किसी गोलीय विलगित चालक की धारिता, विलगित चालक की धारिता, याद रखिएगा इस चीज को, चालक की धारिता, इस चीज को आपको क्या करना है, इसमें अध्ययन करना है। और इससे संबंधित जो आपका समांतर क्रम संधारित्रों का संयोजन होता है, संधारित्रों का संयोजन है समांतर क्रम, और क्या बताइए, श्रेणी क्रम, संधारित्रों का क्या है, संयोजन है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। इससे क्या करना आपको देखना है, आंकिक प्रश्न, क्या देखना बताइए, आंकिक प्रश्न देखना है, क्योंकि चित्रात्मक जो क्वेश्चन है आपका पेपर में पूछा जा रहा है, इसलिए आप इतना ही देखना है आपको, बकिया आपको कुछ नहीं देखना है, बस इतना ही आपको देख करके अपने टॉपिक पर समाप्त करें, इतना ही आपको आपके चौथे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। इतना आप नोट करें, फिर आगे हम बढ़े, और आगे बढ़ने क्रम में देखें तो
तो जो भी आपके नए क्वेश्चन आएंगे, नए क्वेश्चन को बताता रहूंगा, याद रखिएगा इस चीज को, मेरे पेपर से नए क्वेश्चन को आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। लेकिन यहां अगर देखें जो मैं बता रहा हूं, ये 5 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन है जो कि आपके कम समय में आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पूरा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। इतना पढ़ने के बाद फिर आते हैं हम लोग संधारित्र के बाद आते हैं वैद्युत चालन में। वैद्युत चालन की बात कर लेते हैं, आपका चौथा चैप्टर वैद्युत चालन, 5वां चैप्टर है, क्या बताइए 5वां चैप्टर आपका है। वैद्युत चालन में देखा जाए तो क्या मिलेगा आपको, वैद्युत चालन मिलेगा अपवाह वेग, अपवाह वेग तथा धारा में संबंध, धारा में संबंध देख लीजिएगा आप लोग, एकदम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में क्या देखेंगे, धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध, ये भी आपका आता है। इसके में प्रतिरोध देख लीजिएगा क्या होता है, और साथ ही साथ इसी में ओम का नियम देखिएगा, ओम के नियम के साथ साथ इनका किन जो प्रतिरोध है, किसी भी तार का जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस चीज को विशेष आप ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध जो होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है ओम के नियम में, इस चीज को याद रखें, क्योंकि आप जानते हैं क्या होता है, R इक्वल कितना होता है, V/I, यही ओम का नियम है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट आते हैं, यहाँ से इस चैप्टर से बहुत छोटे पॉइंट आते हैं। एक बात बता दे रहा हूँ, अपवाह वेग द्वारा ओम के नियम की उत्पत्ति, ओम के नियम की उत्पत्ति याद रखिएगा। ये पेपर में क्वेश्चन 100% पूछा गया है, ये क्वेश्चन पर 100% पूछा गया है, ठीक है। इसलिए आप याद रखिए, इस चीज को आपको पढ़ करके जाना है, इस चीज को पढ़ करके जाना है, अपवाह वेग द्वारा ओम के नियम की उत्पत्ति, इस चीज को आप याद रखिएगा। उसके बाद में आपको प्रतिरोधकता आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्रतिरोधकता क्या होती है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, खासकर इनके बीमा की जो बात करें, इन सब चीजों को आप पढ़ करके इस चैप्टर को समाप्त कर सकते हैं। इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ऊपर कुछ इसमें अध्ययन नहीं करना है, तो नोट कर लें इसको। फिर आगे हम बढ़े और बात करते हैं हम 6वें चैप्टर को लेकर के, बात करेंगे 6वें चैप्टर को लेकर के। 6वां चैप्टर क्या है, देखिए जरा ध्यान से, रणनीति बना के जब पढ़ेंगे तभी कुछ होगा, अन्यथा ऐसा ही पढ़ाई करते रहिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक, कोई मतलब नहीं है। आगे चलें अगर देखें तो अगला जो अगर हमारा है, अगला जो पॉइंट आ रहा है वो है किरचॉफ का नियम, वैद्युत परिपथ है, और क्या बताइए, किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का नियम, ठीक है, किरचॉफ का नियम याद रखिएगा। किरचॉफ के नियम में क्या पढ़ना है, याद रखिएगा, सेल पढ़ लीजिएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ना है, और साथ साथ याद रखिएगा प्रतिरोध जो होता है, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ आते हैं सेल का संयोजन नहीं पूछा जाएगा, समांतर क्रम श्रेणी क्रम जो संयोजन है इनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और डायरेक्टली आए किरचॉफ के नियम पर, किरचॉफ का दोनों नियम, किरचॉफ का जो नियम है, ये दो नियम आपके हैं, एक नियम फर्स्ट लॉ है जिसे हम कहते हैं धारा का नियम, संधि का नियम कहते हैं, और दूसरा जो होता है पास का नियम कहते हैं। तो दो नियम आपके हैं और दोनों नियम को डीपली आप अध्ययन कीजिए, 100% आपके पेपर में पूछा जा रहा है चीजें, तो याद रखिएगा। और साथ ही साथ किरचॉफ के साथ एक होता है व्हीटस्टोन, क्या आता है बताइए जरा, व्हीटस्टोन आता है। व्हीटस्टोन जो नियम है ये भी आपको क्या करना है, अध्ययन करना है, व्हीटस्टोन क्या करना पढ़ना है, ये भी 100% आ रहा है। और यहाँ से जो आपका न्यूमेरिकल है वो भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल आपका यहाँ से पूछना है। तो ये चित्रात्मक न्यूमेरिकल 2 चैप्टर से आप 2 चैप्टर चित्रात्मक न्यूमेरिकल आएगा, एक आपका संधारित्र का धारिता हो गया, दूसरा क्या हो गया, किरचॉफ का नियम। एक और चित्रात्मक आता है, वो आता है क्या नाम, एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा से, अभी मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। लेकिन आप इतना पढ़ लीजिएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन, ये तीनों आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको इसका न्यूमेरिकल भी ध्यान देना है, ठीक है। न्यूमेरिकल सेशन चलेगा तो इसको मैं बताऊंगा, फिलहाल इसको आप अध्ययन करें, इसको नोट करें। किरचॉफ 6 चैप्टर खत्म हुआ, आपका फर्स्ट पार्ट का आधा किताब है वो समाप्त हो गया। आगे चलें, और आगे चलने के क्रम में देखा जाए तो बात करते हैं हम किरचॉफ के नियम के बाद बात करते हैं गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र, गतिमान आवेश का द्वारा चुंबकीय क्षेत्र, और यह जो क्षेत्र है इसमें अगर देखा जाए तो बायो-सेवर्ट का नियम मिलेगा, बायो-सेवर्ट का नियम। और बायो-सेवर्ट का नियम की बात कर लें यहाँ पर तो आपको पढ़ना कुछ नहीं इसमें है, इसमें पढ़ना है आपको ओनली चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या है इसको थोड़ा देख लीजिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं इनको देख लीजिएगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है इसमें आपको देखना बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम देखना है, बायो-सेवर्ट का नियम देखना है। और इस नियम के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इनका अनुप्रयोग है, क्या बताइए, इनका अनुप्रयोग है। और इनका अनुप्रयोग केवल 2 ही आपको पढ़ना है। पहला आपका है किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, ठीक है, किसी वृत्ताकार कुंडली जो है लूप है,
कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, इसको पढ़ लेना आपको है। और एक है कुंडली के अक्ष पर, कुंडली के क्या है बताइए, कुंडली के अक्ष पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेना है, ये आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट आपका होगा। अनुप्रयोग के बाद आते हैं हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम याद रखिएगा, बाएं हाथ का नियम हो जाएगा। इसके बाद में देखा जाए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बाद आपको इसमें जो भी पढ़ना है वह होता है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल थोड़ा सा देख लीजिएगा, लॉरेंज बल देख लीजिएगा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन देख लीजिएगा, लॉरेंज बल हो गया। और एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम हो जाएगा। और इस नियम का क्या है बताइए, अनुप्रयोग भी है। अनुप्रयोग इनके कितने हैं, 2 हैं, अनुप्रयोग इनके 2 हैं, एक अनंत लंबाई का है और एक क्या लंबी प्रणालिका के बीच क्या है, जब क्या आपको चुंबकीय क्षेत्र की बात करनी है। इतना ही आपको इसमें पढ़ना है, इतना पढ़ने के बाद ये चैप्टर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो मैं जो बता रहा हूँ बस कुल इतना आप ध्यान दीजिए, उससे ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इतना आप नोट करें। फिर बायो-सेवर्ट का नियम भी समाप्त हुआ, बायो-सेवर्ट का नियम क्या हुआ, समाप्त हुआ। फिर आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में देखा जाए तो आपके सामने एक और चैप्टर आता है, वो है चल कुंडली धारामापी, 8वां चैप्टर। चल कुंडली क्या होगी बताइए, चल कुंडली धारामापी याद रखिएगा। इस चैप्टर को अगर देखें हम तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, संट से जो संबंधित क्वेश्चन है, संट से संबंधित जो आपका प्रश्न है उसी को आपको देखना है, ठीक है। साथ साथ देख लीजिएगा कि अमीटर का वोल्ट मीटर में रूपांतरण इस प्रकार से होता है, और वोल्ट मीटर का मीटर में रूपांतरण, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। यही सब चीजें रूपांतर होती है, कौन श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है, क्यों जुड़ा जाता है, कौन समांतर क्रम में जुड़ा जाता है, क्यों जुड़ा जाता है, ये सब चीजों को आपको देखना है। और इसमें एक चीज और होगा, चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय जो है अक्ष मतलब निरक्ष और अक्ष यहाँ पर भी होगा। हालांकि इसका केवल फार्मूला को आपको देखना है, ज्यादा कुछ इसमें डीप नहीं जाना है, यहाँ पर केवल इतना ही आपको देख लेना, ठीक है। आगे चलें, जल कुंडली धारामापी भी आपका समाप्त हुआ। चल कुंडली धारामापी की बात आता है पृथ्वी का चुंबकत्व, क्या आता है बताइए, पृथ्वी का क्या आता है, चुंबकत्व आता है, चुंबकत्व, पृथ्वी का चुंबकत्व आता है। और इस पृथ्वी के चुंबकत्व में अगर बात करें हम तो आपका जो मुख्य जो इसमें पॉइंट था वो हट गया है, जो आपका सिलेबस में आता था तो पहले उस एनसीईआरटी ने हटा दिया। अब आपको पढ़ना क्या है इसमें, पृथ्वी के चुंबकत्व में पढ़ना परमाणुीय मॉडल के आधार पर, परमाणुीय मॉडल के आधार पर आपको क्या करना है, अनचुंबकीय, प्रचुंबकीय और लौह चुंबकीय क्या करना, व्याख्या करना है। इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा आपको कायम चुंबकीय प्रवृत्ति, कायम क्या है, कायम चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, और यह कायम जो है और म्यू आर के बीच में क्या निकालना है, संबंध ज्ञात करना है। म्यू आर और कायम के बीच में क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। इसको आप थोड़ा सा, ये व्यंजक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बकिया इसमें कुछ नहीं पढ़ना। एक और आता है डोमेन सिद्धांत आता है। प्रचुंबकीय और लौह चुंबकीय और अनचुंबकीय कॉन्सेप्ट में क्या है, उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या आता है, डोमेन कॉन्सेप्ट आता है। उनको भी थोड़ा आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसमें देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर अगर आगे बढ़ने क्रम में देखा जाए तो चल कुंडली धारामापी जब समाप्त हुआ तो इसके बाद अब आते हैं हम लोग, पृथ्वी का चुंबकत्व समाप्त हुआ तो आते हैं चुंबकीय प्रेरण में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात कर लेते हैं हम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अगर बात करें तो इसमें क्या पढ़ना, याद रखिएगा, इसमें पढ़ना आपको है, इसमें पढ़ना अन्योन्य प्रेरण, पहले पढ़ना आपको स्वप्रेरण, या पहले चुंबकीय फ्लक्स देख लीजिएगा। थोड़ा क्या देखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स देख लीजिएगा। इसमें चुंबकीय फ्लक्स के साथ आपको देखना है स्वप्रेरण देख लेना है, प्रेरण देख लेना है, स्वप्रेरण देख लेना है। स्वप्रेरण में आपको देखना है समान क्या है, समतल कुंडली में स्वप्रेरकत्व किस प्रकार से होता है, ठीक है, इसको देख लेना आपको है। फिर जो है आपका समांतर उसमें होगा प्रणालिका में स्वप्रेरकत्व की बात कर लेते हैं, वहां पे देख लीजिएगा स्वप्रेरकत्व की बात होती है। इसका गुणांक भी देखेंगे, अब ये देखना पड़ेगा आपको, और इससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल निश्चित एग्जाम में आएगा, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आपके आएंगे एग्जाम में, इसलिए देख लीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ आपको बता दूं, मैं जो 7वां चैप्टर बताया हूँ बायो-सेवर्ट के नियम का, वहां से भी न्यूमेरिकल आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। अब इसके बाद में स्वप्रेरण की बात आता है अन्योन्य प्रेरण आता है। अन्योन्य प्रेरण की बात करें अगर हम तो अन्योन्य प्रेरण में क्या है, अन्योन्य प्रेरण में मंडली और मंडली पढ़ना है, इसका अन्योन्य प्रेरण गुणांक पढ़ लेना है, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक पढ़ लेना है। अन्योन्य प्रेरण के कॉन्सेप्ट कौन होता है, ट्रांसफार्मर होता है, जबकि स्वप्रेरण का चौक कुंडली थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। चौक कुंडली वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, चौक कुंडली तो आपका एसी करंट में ना, इसमें आपको इतना देखना है। और क्या देख लेंगे इसमें, बस इतना ही पढ़ लीजिएगा, इतना इससे ऊपर मत पढ़िए, कुछ नहीं पढ़िए, इसका कुछ आने वाला नहीं है इसमें।
इसमें कुछ इससे आगे आने वाला नहीं है। और थोड़ा इसका क्या आंकिक प्रश्न को आप थोड़ा देख लीजिएगा। इस प्रकार देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी समाप्त हुआ। हाँ, एक पॉइंट भूल रहा हूं मैं, वो फैराडे का नियम, फैराडे का नियम है, फैराडे का नियम है। और फैराडे के नियम के देखा जाए तो यहाँ पर जो है विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो है गणना जो इन्होंने किया है उसको लेकर के आपको थोड़ा चर्चा कर लेना है। बाकी आपको कुछ पढ़ना नहीं है इसमें, बस इतना ही आपको ध्यान देना, ठीक है। इतना ध्यान देने के बाद आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के क्रम में देखा जाए तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद हम चले आते हैं सीधे, कहाँ चले आते हैं, प्रत्यावर्ती धारा पर। कहाँ आते हैं बताइए, प्रत्यावर्ती धारा की बात कर लेते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की बात कर लेते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा में बता दे रहा हूं, एल परिपथ, सी परिपथ और आर परिपथ का जो बीच बीच गुण है उनको अलग अलग पढ़ लीजिएगा। और फिर लास्ट में पढ़ना है एलसी परिपथ पढ़ लीजिएगा और एलसीआर परिपथ पढ़ लीजिएगा। एलसीआर परिपथ देखना है, एलसीआर परिपथ में जो प्रतिबाधा होती है उसको देख लेना है। साथ साथ क्या होता है, आईआरएमएस, ठीक है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान आपको याद रखना है। इसमें आपको पढ़ना वाटहीन धारा, वाटहीन धारा, शक्ति क्षय गुणांक, शक्ति क्षय गुणांक पढ़ लेना आपको, शक्ति क्षय गुणांक पढ़ लेना है आपको। और साथ साथ थोड़ा सा आपको अध्ययन करना है ट्रांसफार्मर के विषय में, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के विषय में क्या कर लेना, थोड़ा सा अध्ययन कर लेना, याद रखिएगा इस चीज को। तो इतना आपको क्या करना है, अध्ययन कर लेना है। इतना आपको पढ़ने के बाद सब कुछ आपको मिल जाएगा, इतना ही आपको पढ़ना है। और बकिया मैं आपको वहां पर वीडियो में अपलोड कर दिया हूं, उतना मैं दे दिया हूं, इसको आप लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ज्यादा कुछ इसमें अध्ययन नहीं करना है। आईआरएमएस आपका ठीक है, इतना तो ये आपके पेपर में पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है। प्रतिबाधा यहाँ से पूछ सकता है, अनादि श्रेणी परिपथ पूछ सकता है, इसलिए इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। बकिया मैं जो आपको सामने पेपर साफ करवाऊंगा तो आपको दे दूंगा वहां पर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने के क्रम में हमारा जो फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट चैप्टर है वो है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बताइए, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय क्या है बताइए, तरंग है। और इस विद्युत चुंबकीय तरंग में केवल पढ़ना मैक्सवेल का नियम, मैक्सवेल का सिद्धांत पढ़ना आपको है विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत संबंध में। और साथ ही साथ इनके में विस्थापन धारा पढ़नी है, विस्थापन धारा पढ़नी है, विस्थापन धारा पढ़नी है। इसको आपको क्या करना है, इतना ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। और थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का जो है, स्पेक्ट्रम जो है इनमें जो जिस प्रकार से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में वो क्या किया है, बांटा गया है, उनको लेकर के थोड़ा सा आप अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। और फर्स्ट पार्ट में आपको इतना ही पढ़ना है, इसलिए एक रणनीति बना के जब पढ़ाई करेंगे आप तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, कम समय में सब कुछ आप हल कर लेंगे। लेकिन अगर रणनीति आपके पास नहीं है, कोई नियम नहीं है किस प्रकार से पढ़ना है, जब मन कहे तब किताब उठा लिए पढ़ना, तो ये सब चीज़ें नहीं है। आप इसे एक काम करें, अपने एक स्टडी रूम बनाएं, एक टेबल लें, बिस्तर पे कदापि ना पढ़ें, बिस्तर पे बैठ करके कदापि ना पढ़ें। ये बिस्तर पे बैठेंगे तो पढ़ लेंगे, ये कदापि ना करें। ठंडी का समय है, थोड़ा बहुत अपने पास आग का व्यवस्था करें, प्रबंध करें, और वहाँ कुर्सी लगा कर मेज लगा करके आराम से पढ़ें। और जितना जागेंगे आप उतनी सफलता आपको मिलेगी, इसलिए जाग करके पढ़ें, रात को पढ़ें। और 1 घंटा लेट सुबह सो जाएं ठीक है, लेकिन रात को खींचें उसको, 12 बजे तक 1 बजे तक पढ़ाई करें। जितना मेहनत करेंगे, जितना भी ढांचा बन चुका है, जितना उससे पॉलिश करेंगे, उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया, सेकंड पार्ट के लिए कल मैं बताऊंगा, और सेकंड पार्ट में जो भी होगा, जितना पढ़ना आपको उतना मैं बता दूंगा। इसलिए आज के लिए इतना ही, और आप लगातार इस वीडियो से जुड़े रहें और इस वीडियो से संबंधित रहें। स्टडी 100 चैनल जो है आपको सब कुछ देने वाला है, वह चीज़ जो चीज़ आप चाहते हैं, ठीक है। साथ साथ जुड़े रहें प्रदीप क्लासेस से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।